दो। प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं अरुण सक्सेना एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। रोजगार, एक मिनट। प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं अरुण सक्सेना एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। रोजगार विद अंकित ऑफिशियल ऐप पर आप सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। जल्दी से फटाफट से क्लास में शामिल होंगे आप सभी लोग। और बहुत सारे बच्चे इस समय क्लास में लाइव भी आ चुके हैं। ALP लवर्स जी, वाल्मीकि यादव जी, रामदयाल जी, प्रदीप यादव जी, आर्यन जी, सोनू कुमार जी, पप्पू कुमार जी, ओम कुमार जी, मंकेश जी, शिपन जी, कीर्ति जी, विशाल जी, सिकंदर जी, सेवक महतो जी, अमित कुमार पटेल जी, मोनू पाल जी, पवन कुमार जी, सोनिका कुमारी जी, ललितेश प्रजापति जी, अमन कुमार जी, प्रदीप कुमार जी, श्याम सुंदर जी, हिमांशु चौहान जी, निशी जी, अंशुल जी, मधु गुप्ता जी, दीपक सैनी जी, विमल सोनी जी, गरिमा जी, आप सभी लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। जल्दी से फटाफट से क्लास से जुड़ेंगे आप सभी लोग और क्लास की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। कल हमने एक टॉपिक आप लोगों को पढ़ाया था, दक्षिण पश्चिम मानसून, साउथ वेस्ट मानसून, गर्मी की ऋतु का मानसून। और गर्मी की ऋतु के मानसून में बहुत सारी चीजें मैंने आपको समझाई थी। लास्ट टाइम पर जो चीज मैं आपको समझा रहा था वो क्या समझा रहा था कि भारत में जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो भारत में दो शाखाओं में बंट जाता है, दो भागों में बंट जाता है। और उसके जो दो भाग हैं वो मैंने आपको बताया था, एक अरब सागर वाली शाखा है, एक अरब सागर वाली शाखा, और एक है बंगाल की खाड़ी वाली शाखा। बंगाल की खाड़ी वाली शाखा, दो शाखाओं में ये बंट जाता है। अरब सागर की शाखा की 3 उपशाखाएं हो जाती हैं। इनमें से एक उपशाखा मेरे प्यारे बच्चे कल मैंने आपको बताई थी कि एक उपशाखा पश्चिमी घाट से टकराती है और पश्चिमी घाट के इस ढाल पर वर्षा कराती है और इधर जो है वृष्टि छाया क्षेत्र बन जाता है, रेन शैडो एरिया बन जाता है। यानी एक तरफ तो वर्षा अच्छी खासी कराएगी, दूसरी तरफ रेन शैडो एरिया बन जाएगा। अरब सागर की शाखा का एक भाग जो है वो सीधे नर्मदा की घाटी, ताप्ती की घाटियों से होकर मध्य भारत में चला जाता है और मध्य भारत में वर्षा कराता है बच्चों। और इसका जो तीसरा पार्ट है वो अरावली पर्वत जो है, अरावली पर्वत के सहारे चलते हुए, अरावली पर्वत के सहारे होते हुए महाराष्ट्र गुजरात में सौराष्ट्र क्षेत्र से होते हुए अरावली पर्वत के जो पूर्व दिशा है उसमें वर्षा कराता है। पश्चिम में हल्की वर्षा कराता है क्योंकि अरावली पर्वत इन नम हवाओं को इधर अपने पश्चिम में जाने से रोकती है, इसलिए बच्चों। ठीक है जी। तो इस प्रकार 3 उपभागों में अरब सागर की शाखा बट गई थी और यहाँ पर मैंने लिखित रूप में भी आप लोगों को बताया था। ये सारी की सारी चीजें कल समझाई थी। अरब सागर की एक शाखा पश्चिमी घाट से टकराती है। ये पवनें पश्चिमी घाट के ढलानों पर 900 से 1200 मीटर तक की ऊंचाई पर चढ़ती हैं। ये पवनें तत्काल ठंडी होकर सह्याद्री के पवनाभिमुखी ढाल पर 250 से 400 सेंटीमीटर की मध्य वर्षा कराती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ये पश्चिमी घाट पर्वत है और पवनें क्या करती हैं, पवनें जो है यहाँ पर आएंगी, इसके ऊपर चढ़ेंगी, ठंडी हो जाएंगी, ठंडी होकर बादलों का निर्माण कर देंगी। बताओ बच्चे, किसका निर्माण कर दिया? बादलों का निर्माण कर दिया और वर्षा करा दी। ठीक है। अब जब ये इस ढाल पर पहुंचेंगी तो वर्षा, इनके पास आर्द्रता रह जाएगी कम और यहाँ पर ये क्षेत्र जो है वो क्या बन जाएगा? वृष्टि छाया क्षेत्र बन जाएगा। वृष्टि छाया क्षेत्र बन जाएगा, रेन शैडो एरिया बन जाएगा, रेन शैडो एरिया बन जाएगा। ठीक है जी। क्या बन जाएगा बच्चे? रेन शैडो एरिया बन जाएगा, वृष्टि छाया क्षेत्र बन जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है? चलो, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि पश्चिमी घाट वृष्टि छाया प्रदेश में इनसे वर्षा नहीं होती है और ये प्रदेश सूखा रह जाता है। यानी पश्चिमी घाट की दूसरी ढाल रेन शैडो एरिया बन जाता है। अच्छा, इसकी एक उपशाखा, दूसरी शाखा जो अरब सागर वाली शाखा की एक उपशाखा जो है मुंबई के उत्तर में नर्मदा और ताप्ती नदियों की घाटियों से होकर मध्य भारत में दूर तक वर्षा कराती है और छोटा नागपुर पठार में इससे लगभग 150 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा जो है होती है। कितने सेंटीमीटर बेटा? 150 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। यहाँ तक
कल मैंने समझाया था। और एक उपशाखा और है, अरब सागर की तीसरी शाखा सौराष्ट्र प्रायद्वीप और कच्छ से टकराती है। यह शाखा अरावली के साथ साथ चलती है और पश्चिमी राजस्थान में कम वर्षा कराती है, यानी अरावली के पश्चिम में कम वर्षा कराएगी, अरावली रोक लेगा इसको, ठीक है। ये अरब सागर वाली शाखा है। अब बात करेंगे बंगाल की खाड़ी वाली शाखा की, क्योंकि ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून है भारत से, प्रायद्वीपीय भारत से टकराकर दो भागों में बट रहा था। एक भाग समझ में आ गया, दूसरे भाग को भी जरा हम समझ लेते हैं अच्छे से। और जो दूसरा भाग है मेरे प्यारे बच्चे, वो क्या है, देखो ये दूसरा भाग है इधर, ये इधर क्या है, ये दूसरा भाग है मेरे प्यारे बेटा, अच्छी तरीके से देखिएगा। अच्छा, यहां पर आपका एक देश पड़ेगा, कौन सा, म्यांमार। और म्यांमार में एक पर्वत है और उस पर्वत का नाम है अराकान योमा। कौन सा पर्वत है, अराकान योमा पर्वत है, अराकान योमा। और ये जो अराकान योमा पर्वत है मेरे प्यारे बेटा, कौन सा पर्वत, अराकान योमा जो पर्वत है, उससे क्या करेंगी, ये टकराएंगी। कौन टकराएंगी, दक्षिण पश्चिम मानसून की ये जो नम हवाएं हैं वो टकराएंगी। और ये अराकान योमा इन ये जो हवाएं हैं इनको सीधे किधर डाइवर्ट कर देगा, भारत के अंदरूनी क्षेत्र की ओर। और ये गंगा का जो मैदान है उस मैदानी इलाके से होते हुए अंदरूनी क्षेत्रों में जाएंगी और वर्षा कराएंगी। यानी कि सबसे पहले ये दक्षिण पश्चिम मानसून की नम हवाएं यहां पर म्यांमार में अराकान योमा क्षेत्र से टकराई, उसने इसे डाइवर्ट कर दिया, ठीक है जी। यहां से एक शाखा जो है इसकी वो चली गई ब्रह्मपुत्र घाटी की तरफ। किसकी तरफ चली गई, ब्रह्मपुत्र घाटी की तरफ चली गई। बोलो क्लियर है कि नहीं है, बोलो, ब्रह्मपुत्र घाटी की तरफ चली गई। और एक शाखा जो है सीधे गंगा मैदान से होते हुए अंदरूनी भारत में प्रवेश कर गई और इसने जो है वर्षा कराई है। ये अरब सागर की शाखा से पंजाब के पास मिलेगी और हिमाचल प्रदेश में धुआंधार वर्षा भी दोनों मिलकर कराएंगे बच्चों, क्लियर है। चलिए, इसकी एक शाखा मेरे प्यारे बेटा, एक उपशाखा इसकी मेघालय की तरफ भी जाती है और मेघालय में धुआंधार वर्षा कराती है, ठीक है। यानी कि ये जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है ये भी कुछ उपशाखाओं में डिवाइड हो जाती है, ये भी कुछ उपशाखाओं में विभाजित हो जाती है बच्चों। यहाँ पर आप देखिए, अरब सागर की शाखा के बाद बंगाल की खाड़ी की शाखा के बात हम लोग करते हैं। देखो, बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवनें पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में दक्षिण पश्चिम दिशा की अपेक्षा दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी दिशा में प्रवेश करती हैं। यह शाखा म्यांमार के तट और दक्षिण पूर्वी बांग्लादेश से टकराती है। और टकराने के बाद क्या होता है, म्यांमार तट पर स्थित अराकान पहाड़ियां इसकी एक शाखा को भारतीय उपमहाद्वीप की ओर विक्षेपित कर देती हैं, मोड़ देती हैं। बंगाल की खाड़ी की एक शाखा गंगा के मैदान के सहारे पश्चिम की ओर बढ़ती है और पंजाब के मैदान तक पहुंचती है। दूसरी शाखा उत्तर एवं उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी में पहुंचती है बच्चों, ठीक है जी। और बंगाल की खाड़ी की एक उपशाखा मेघालय में स्थित गारो व खासी पहाड़ियों से टकराती है और खासी पहाड़ियों पर स्थित मासिनराम सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है, ठीक है जी। यहां पर कितनी औसत वार्षिक वर्षा है, तो अधिक लिखी हुई है, मोर देन, यानी कि 1080 सेंटीमीटर से अधिक, लगभग 1100 सेंटीमीटर, 1180 सेंटीमीटर भी लिखा हुआ, कहीं 1200 सेंटीमीटर भी लिखा हुआ है। मैंने यहाँ पर 1080 सेंटीमीटर से अधिक लिखा है, यानी कि लगभग 1100 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा जो है वो मेघालय में स्थित मासिनराम प्राप्त करता है बच्चों। ये आप अच्छी तरीके से समझ लो, क्लियर कट वे में समझ लो, ठीक है जी। चलिए, तो बंगाल की खाड़ी की शाखा और अरब सागर की शाखा है, ये मैंने आप लोगों को समझाई थी। ये एक बार और समझ लो अच्छे तरीके से। यहाँ पर मैंने आपको बताया है, ये मैप है। सबसे पहले मैंने बताया कि बंगाल की खाड़ी की शाखा अराकान योमा से टकराएगी, ये इसको विक्षेपित करेगा और बंगाल की खाड़ी की एक शाखा सीधे गंगा मैदान से होते हुए पश्चिम की ओर बढ़ेगी और भारत के अंदरूनी क्षेत्रों में वर्षा कराएगी, ठीक है जी। एक शाखा ऐसी है जो सीधे ब्रह्मपुत्र घाटी की ओर चली जाएगी और असम क्षेत्र में वर्षा कराएगी। एक शाखा ऐसी है जो यहाँ जो मेघालय क्षेत्र है, मेघालय राज्य है, इस मेघालय राज्य में वर्षा कराएगी बच्चों। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आपकी बंगाल की खाड़ी की शाखा है ये भी 2-3 भागों में डिवाइड होती है और वर्षा कराती है बच्चों,
ठीक है जी। तो ये इस प्रकार से दक्षिण पश्चिम मानसून जो है कैसे बना, कैसे इसके द्वारा वर्षा हुई, ये मैंने आपको बताया है। दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में कल की क्लास में ही मैंने आप लोगों को बता दिया था कि दक्षिण पश्चिम मानसून मेरे प्यारे बच्चे सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करता है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले केरल राज्य में प्रवेश करता है। भारत में होने वाली लगभग 75% वर्षा के लिए ये वाला मानसून जिम्मेदार है। ये मानसून भारत में सर्वाधिक वर्षा जुलाई महीने में कराता है, क्योंकि सबसे पहले ये कहां प्रवेश करेगा, केरल में प्रवेश करेगा। कब प्रवेश करेगा, जून के प्रथम सप्ताह में प्रवेश करेगा, और जून के प्रथम सप्ताह में केरल में प्रवेश करेगा। ये केरल है, जून के प्रथम सप्ताह में यहां पर प्रवेश किया, और जुलाई आते आते ये पूरे भारत में फैल जाता है। क्या फैल जाता है, पूरे के पूरे भारत में जुलाई आते आते फैल जाता है। और इसलिए सबसे ज्यादा वर्षा जो है किस महीने में कराता है, जुलाई महीने में कराता है मेरे प्यारे बेटा। बोलो किस महीने में कराता है सबसे ज्यादा वर्षा, जुलाई महीने में कराता है, क्योंकि जुलाई महीने में फैल जाता है। अच्छा, इसके बाद दक्षिण पश्चिम मानसून से जो वर्षा होती है वो जून से सितंबर तक प्राप्त होती है, और ये मौसमी प्रकार की वर्षा है। यानी कि भारत में कहा जाता है ना, प्यासी भूमि का देश है भारत, है या प्यासी भूमि का देश नहीं कहेंगे, तो ये ऐसे कहते हैं कि यहाँ की भूमि वर्षा होने के बावजूद भी प्यासी रहती है। क्यों? क्योंकि इसकी अधिकांश वर्षा 4 महीने में हो जाती है। भारत की जो औसत वार्षिक वर्षा है उसमें से अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है, और वो जून से सितंबर तक ही प्राप्त हो जाती है। बाकी समय वर्षा कम प्राप्त होती है। इसीलिए और कुछ वर्षा जो है पर्वतीय क्षेत्रों में होती है, जो ढालों से बह जाती है। इस प्रकार से ये क्षेत्र जो है, देश जो है, वो वर्षा होने के बावजूद भी यहाँ की धरती जो है कैसी रहती है, प्यासी रहती है बच्चों। ठीक है, चलो। हालांकि प्यासी धरती का देश ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए। इसके बाद मेरे प्यारे बेटा, अगर हम चर्चा करें, 2 तथ्यों की चर्चा हम लोगों को करनी पड़ेगी। 2-3 तथ्य हैं, 2-3 फैक्ट्स हैं कि थार का मरुस्थल कैसे बना, मासिनराम में सबसे ज्यादा वर्षा क्यों हुई, और तमिलनाडु में वर्षा के महीने कौन से हैं। ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। देखो मेरे प्यारे बेटा, सबसे पहले थार मरुस्थल की चर्चा ही हम लोग करेंगे। यहां पर आप अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करिएगा। ये आपका क्या है, अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत है। बोलो कौन सा पर्वत है, अरावली पर्वत है। यहां पर क्या हो रहा है कि अरब सागर से कुछ मानसूनी पवनें आ रही हैं, और ये अरावली पर्वत इनको रोक रहा है और अपने पश्चिम में नहीं जाने दे रहा। और यही कारण है कि अरावली के पश्चिम में इस क्षेत्र में एक मरुस्थलीय क्षेत्र का निर्माण हुआ है, जिसका नाम है थार। आप कहोगे कि गुरुजी मरुस्थल होता क्या है, तो प्यारे साथी, मरुस्थल हम लोग किसको कहते हैं, डेजर्ट किसको कहते हैं, जहां 25 सेंटीमीटर या उससे कम औसत वार्षिक वर्षा हो। 25 सेंटीमीटर या उससे कम औसत वार्षिक वर्षा हो, वहां उस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, उस क्षेत्र को हम लोग मरुस्थल कहते हैं। उस क्षेत्र को हम डेजर्ट कहते हैं। बोलो प्यारे साथी, उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, उस क्षेत्र को हम डेजर्ट कहते हैं, उस क्षेत्र को हम मरुस्थल कहते हैं। ठीक है जी बेटा। सचिन शर्मा जी, मैं बहुत धीमे पढ़ा रहा हूं, आपके दिमाग में भ्रम पैदा हो गया है कि मैं तेज पढ़ा रहा हूं। अगर मैं तेज पढ़ाता तो कल ही मानसून खत्म हो जाता। देखो, मैं परसों भी मानसून के बारे में समझाया, कल भी मानसून के बारे में समझाया, आज भी मानसून के बारे में समझा रहा हूं। इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं धीमे धीमे पढ़ा रहा हूं। आप अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए, मुझे कोई जल्दी नहीं है। मैं बड़े आराम से तसल्ली से आपको करा रहा हूं। देखिए, कई बार हमें अपने गुरु, जिसको हम अपना गुरु मानते हैं, उसके प्रति समर्पण भाव भी रखना चाहिए। कुछ चीजें जो गुरुजन हमें बता रहे हैं, उन चीजों को अच्छे से शांति से लेना चाहिए, समझना चाहिए। ठीक है, बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, समझने पे ध्यान दें। कोई चीज समझ में नहीं आए तो मुझसे बताएं कि ये चीज समझ में नहीं आई है, तो मैं उसका सॉल्यूशन करूंगा। ठीक है जी। बाद बाकी अभी मैं बिल्कुल धीमे धीमे चल रहा हूं, कोई जल्दबाजी नहीं है।
जब मैं समझाता हूं तो बिल्कुल धीमे समझाता हूं, जब मैं रिपीट कराता हूं तो थोड़ा सा मैं पढ़ता हूं उसको, जिससे कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, नोट करें सर जी, नाट करें सर जी, करण कुमार जी। नोट बेटा करना चाहो तो कर लो, वरना आपको बोर्ड पीडीएफ मिलता है, आप बोर्ड पीडीएफ से बड़े आराम से पढ़ सकते हो, लिख भी सकते हो बोर्ड पीडीएफ से, जितना चाहो यहां पर लिख लो, एक आध दो शब्द रह जाए तो बोर्ड पीडीएफ की मदद से लिख लेना, अगर तुम्हें लिखना ही है तो। मानसून न चलन दो सर, अरे मोहन चौहान जी ये क्या कोई घर की पंचायत है कि मानसून को रोक ले? ठीक है, हाँ नोट बेटा करण कुमार जी मैंने बता तो दिया, आपकी इच्छा है करना चाहो तो कर लीजिए। अमरजीत जी सब सीजीएल के लिए बहुत शानदार क्लास है, सफिशिएंट है, काफी काम आएगी। बाद बाकी आप मुझ पे भरोसा मत करो, प्रीवियस ईयर शॉर्ट पेपर लगाओ सीजीएल के, तब पता चलेगी। रियल मैप से मानसून समझाइए बेटा, कल आपकी शिकायत आ रही थी मैप दिखता नहीं है, इसलिए मैं बना बना के समझा रहा हूँ। ठीक है, आप माइक नहीं लगाते हो, मेरी तरफ बेटा पूरा माइक लगा हुआ है, साउंड में कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार से दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ साउंड में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे थार मरुस्थल क्यों बना ये समझ में आ गया आप लोगों। अच्छा अब एक बात बताओ कि भारत में सबसे ज्यादा वर्षा का स्थान कौन सा है? मासिनराम है। कौन सा स्थान है? मासिनराम। भारत में सबसे ज्यादा वर्षा का स्थान मासिनराम है। सबसे ज्यादा वर्षा का स्थान भारत में क्या है? मासिनराम है। अच्छे तरीके से समझो आप। अच्छा एक चीज सुनो मेरे बेटा, अच्छे तरीके से समझना कि जैसे एक बोतल है, बोतल में अगर हमको क्या भरना है, बोतल में अगर हमको तेल भरना है, बोतल में तेल भरना है तो हमें कीप का प्रयोग करते हैं, फनल का प्रयोग करते हैं। किसकी? फनल का प्रयोग करते हैं, कीप का प्रयोग करते हैं बच्चों। और इसी प्रकार से एक पहाड़ी है, खासी पहाड़ी, जो कीप की आकृति में मौजूद है। किसकी आकृति में मौजूद है? कीपाकार आकृति में मौजूद है, और उस पहाड़ी का नाम है खासी पहाड़ी। उस पहाड़ी का नाम क्या है? खासी पहाड़ी नाम है। और ये किस आकृति में है? कीपाकार आकृति में मौजूद है। कीपाकार आकृति में मौजूद है। और ये पहाड़ी का नाम क्या है? पहाड़ी का नाम है खासी पहाड़ी। कीपाकार आकृति में मौजूद है, खासी पहाड़ी उसका नाम है। और चूंकि ये पहाड़ी कीपाकार आकृति में मौजूद है, इसीलिए दक्षिण पश्चिम मानसून की जो नम हवाएं हैं वो यहां जाती हैं और एक ही स्थान पर वर्षा करा देती हैं, और वो जो स्थान है वो है मासिनराम। वो जो स्थान है वो है मासिनराम। और यही कारण है कि भारत में सबसे ज्यादा वर्षा मासिनराम में होती है। किस में होती है बच्चे? मासिनराम में होती है। ठीक है जी, तो दो चीजें मैंने आप लोगों को समझाई हैं, एक तो थार मरुस्थल का निर्माण क्यों हुआ है, और दूसरी चीज मैंने आपको समझाई है कि भारत में सबसे ज्यादा वर्षा मासिनराम में क्यों होती है। उम्मीद है अच्छी तरीके से ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब मेरे प्यारे बच्चे मैं ये समझता हूं कि दक्षिण पश्चिम मानसून पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है, गर्मी की ऋतु वाला मानसून पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। हमें अब चलना है सर्दी की ऋतु वाले मानसून की ओर, यानी उत्तर पूर्वी मानसून की ओर हम लोगों को चलना है। मासिनराम बेटा मेघालय राज्य में है। कहां पर? मेघालय राज्य में है मासिनराम। चेरापूंजी भी मेघालय में है, और मासिनराम भी मेघालय में है। पहले वर्षा चेरापूंजी में ज्यादा होती थी, लेकिन अब जो वर्षा है वो मासिनराम में ज्यादा होती है। ठीक है जी, मरुस्थल और रेगिस्तान के अलग अलग हैं बेटा, एक ही है। मरुस्थल और रेगिस्तान एक ही चीज को कहते हैं। ठीक है सर जी, कल तो आप बता रहे थे कि सबसे ज्यादा मानसून वाला एरिया, नहीं मैंने बताया था सबसे पहले मानसून प्रवेश केरल में करता है, लेकिन सबसे ज्यादा वर्षा कहां होगी? तो मेघालय राज्य में होगी, मासिनराम में होगी। ठीक है जी, हाँ। कट ऑफ कितने पर बनता है बेटा? प्रदीप राजभर जी कोई फिक्स नहीं होता, कट ऑफ इत्यादि जो है वो उसका अनुमान एग्जाम के लेवल के आधार पर लगाया जाता है। अब हमें आगे बढ़ना है बेटा, और उत्तर पूर्वी मानसून की चर्चा आपके साथ करनी है। किसकी चर्चा करनी है? उत्तर पूर्वी मानसून की चर्चा आपके साथ करनी है। नॉर्थ ईस्ट मानसून की चर्चा आपके साथ करनी है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून की चर्चा आपके साथ करनी है मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है जी, उत्तर पूर्वी मानसून या नॉर्थ ईस्ट मानसून की चर्चा आपके साथ करनी है।
बोलो क्लियर है कि नहीं है, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा, ये जो उत्तर पूर्वी मानसून है मेरे प्यारे बच्चे, इसको अच्छी तरीके से समझेंगे। यहां पर एक मैप मैं आपके लिए दोबारा से बना रहा हूं, और ये मैप बड़े आराम से इस चीज को जो मैं समझाने जा रहा हूं उसको आप लोगों को क्लियर कर सकता है। ठीक है जी। मौसम बेटा सर्दी का है, विंटर सीजन चल रही है, ठीक है जी, और स्थिति लगभग 22 दिसंबर की है, 22 दिसंबर की स्थिति है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि भारत के दक्षिण में क्या है, विषुवत रेखा है। भारत के दक्षिण में विषुवत रेखा है, 0 डिग्री की रेखा है, ठीक है, इक्वेटर है। भारत उत्तरी गोलार्ध में है और विषुवत रेखा से नीचे दक्षिणी गोलार्ध है, ठीक है। यहां पर कौन सा महासागर है बच्चे, यहां पर हिंद महासागर है। हिंद महासागर है, क्या है यहां पर मेरे प्यारे बेटा, हिंद महासागर है। यहां अच्छे से समझने का प्रयत्न करिएगा, यहां पर क्या है, हिंद महासागर है। अच्छा, अब मेरे प्यारे बेटा हम लोग अगर चर्चा करें, प्यारे बच्चे अगर हम लोग चर्चा करें तो यहां पर एक चीज देखिएगा आप, यहां पर एक चीज देखिएगा कि 22 दिसंबर की स्थिति है, सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में, सूर्य का लंबवत होता है, दक्षिणी गोलार्ध में लंबवत होता है। मकर रेखा पर इस समय सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही होती हैं। उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी पहुंच रही होती हैं। कुछ ऐसी स्थिति होती है, देखो ये सूर्य देवता हैं और ऐसी स्थिति होती है, ये सूर्य की किरणें जो है कुछ ऐसी स्थिति होती है, सूर्य की किरणें जो है वो मकर रेखा पर लंबवत चमक रही होती है। भारत के बीच से कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। भारत के बीच से कर्क रेखा गुजरती है, और कर्क रेखा गुजरती है यानी कि यहां पर सूर्य की किरणें काफी तिरछी पहुंचती हैं, काफी तिरछी पहुंचती हैं या पहुंचती ही नहीं है, काफी तिरछी पहुंचती है या पहुंचती ही नहीं है, ठीक है। तो यहां पर उत्तरी गोलार्ध में क्या रहेगी बेटा, सर्दी रहेगी, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या रहेगा, दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी की ऋतु रहेगी। उत्तरी गोलार्ध में विंटर सीजन और दक्षिणी गोलार्ध में समर सीजन। उत्तरी गोलार्ध में सर्दी की ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी की ऋतु रहेगी बच्चों। बोलो क्लियर है, समझ में आया। अच्छा, अब इसके बाद सुनो प्यारे साथी, इसके बाद सुनो, अगर हम बात करें तो भारत किस गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, यहां पर क्या रहेगा, सर्दी की ऋतु रहेगी। और जब सर्दी की ऋतु होगी तो धरातल ठंडा होगा, और धरातल ठंडा होगा तो आसपास की हवा भी ठंडी होगी। ठंडी हवा कैसी होती है, भारी, और भारी होकर कहां बैठेगी, जमीन पर, और जमीन पर बैठेगी हवा तो वायुदाब कैसा हो जाएगा, उच्च वायुदाब हो जाएगा। प्यारे बच्चे कैसा वायुदाब क्षेत्र बन जाएगा, उच्च वायुदाब क्षेत्र बन जाएगा, हाई एयर प्रेशर जोन बन जाएगा, ठीक है। दक्षिण में विषुवत रेखा से दक्षिण में सूर्य की किरणें कैसी पड़ रही हैं, लंबवत पड़ रही है दक्षिणी गोलार्ध में। यहां सूर्य ज्यादा ऊष्मा प्रदान कर रहा है। यहां पर कैसी मौसम है, गर्मी का, और जब यहां गर्मी का मौसम है तो पानी कैसा होगा, अपेक्षाकृत, इस क्षेत्र के अपेक्षाकृत गर्म होगा, और आसपास की हवा भी गर्म। गर्म हवा कैसी होती है, हल्की, और हल्की होकर कहां उठ जाएगी, ऊपर, और इसलिए जमीन पर हवाओं द्वारा डाला गया बल या दाब हो जाएगा कम, और यहां पर कैसा हो जाएगा, निम्न वायुदाब क्षेत्र हो जाएगा, निम्न वायुदाब क्षेत्र, निम्न वायुदाब क्षेत्र हो जाएगा। यहां उच्च वायुदाब क्षेत्र, यहां निम्न वायुदाब क्षेत्र। यहां कैसा, उच्च वायुदाब क्षेत्र, यहां निम्न वायुदाब क्षेत्र हो जाएगा। यहां हाई एयर प्रेशर जोन या लो एयर प्रेशर जोन हो जाएगा आपका। बोलो क्लियर है कि नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा, अब हवाएं उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चलेंगी। जाहिर सी बात है कि हवाएं कहां से चलती हैं, उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चलती हैं। बोलो प्यारे बेटा, हवाएं कहां चलती हैं, उच्च वायुदाब क्षेत्र से चलती हैं और निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चलती हैं, ठीक है जी।
उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर हवाएं, पवनें जो है वो चलती हैं। क्लियर है, समझ में आया? उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर जो है पवनें चलती हैं, लेकिन कोरियोलिस बल उनको सीधे तो चलने नहीं देगा। जब हवाएं दक्षिणी गोलार्ध में सीधे चल रही हों तो कोरियोलिस बल उनको कैसे मोड़ता है? बाईं ओर मोड़ देता है। बोलो कैसे मोड़ देता है? बाईं ओर मोड़ देता है। ठीक है जी, क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया? तो पवनें चलेंगी ऐसे और कोरियोलिस बल उनको मोड़ेगा, कोरियोलिस बल उनको मोड़ देगा मेरे बेटा ऐसे, इस प्रकार से ऐसे मोड़ देगा। ये हवाएं किस दिशा से चलना स्टार्ट हुई है? उत्तर पूर्व से चलना स्टार्ट हुई है, इसलिए इस मानसून को क्या कहेंगे? उत्तर पूर्वी मानसून कहेंगे, नॉर्थ ईस्ट मानसून कहेंगे इसको। क्या कहेंगे? नॉर्थ ईस्ट मानसून हम इसको कहेंगे। बोलो क्लियर है कि नहीं? उत्तर पूर्वी मानसून या फिर नॉर्थ ईस्ट मानसून के नाम से हम इसको पुकारेंगे। बोलो क्लियर है, समझ में आया? उत्तर पूर्वी मानसून या नॉर्थ ईस्ट मानसून इसको बोलेंगे बच्चों। अच्छी तरीके से समझ में तुम्हें आ गया होगा। ठीक है, चलिए, तो ये उत्तर पूर्वी मानसून स्थल से समुद्र की ओर चल रहा है। इन हवाओं के पास क्या होगा? पानी नहीं होगा, आर्द्रता नहीं होगी। जयशंकर जी, कुलदीप जी, पूछो भाई, कुलदीप जी क्या पूछना चाह रहे हो? धीरज जी एक और समझा दो, है एक और समझा दें? चलो भैया एक और बार समझा देंगे, परेशान मत, तो एक और बार समझा देंगे। मैं ये कह रहा हूं कि 22 दिसंबर की स्थिति है। दिसंबर के महीने में भारत में सर्दी पड़ती है? बताओ, अभी निकल के गया दिसंबर का महीना, और सर्दी पड़ी थी कि नहीं पड़ी थी? और सर्दी पड़ेगी तो भारत का धरातल ठंडा रहेगा, हवा भी ठंडी होगी। ठंडी हवा कैसी होती है? भारी, और भारी होकर हवा कैसे बैठती है? जमीन पर। जब हवा ऊपर से नीचे बैठेगी तो जमीन पर डाला गया बल, दबाव, भार ज्यादा हो जाएगा, तो यह उच्च वायुदाब क्षेत्र बन जाएगा। बोलो कैसा वायुदाब क्षेत्र बन जाएगा? उच्च वायुदाब क्षेत्र बन जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चे, दक्षिणी गोलार्ध में इस समय क्या पड़ रही है? गर्मी। तो यहां की हवा भी गर्म होगी, गर्म हवा हल्की होती है और ऊपर उठ जाती है, और इस प्रकार से हवाओं के द्वारा जमीन पर लगाया गया बल कम हो जाता है, भार कम हो जाता है। तो यहां निम्न वायुदाब क्षेत्र बन गया, यहां उच्च वायुदाब क्षेत्र बन गया। पवनें हमेशा उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चलती हैं, लेकिन कोरियोलिस बल उन हवाओं को अपने बाईं ओर मोड़ देता है। उत्तरी गोलार्ध में चल रही हो तो दाहिनी ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में चल रही हो तो बाईं ओर मोड़ता है, कोरियोलिस बल मोड़ता है। और ये मेरे बेटा कोरियोलिस बल ने इनको मोड़ दिया। उत्तर पूर्व दिशा से प्रारंभ हो रही हैं, चलना प्रारंभ कर रही हैं, और इसीलिए इसको हम क्या कह रहे हैं? इसको उत्तर पूर्वी मानसून कह रहे हैं। आप सबने कि एक और बार समझा दूं? मैंने एक और बार समझा दिया। बोलो क्या कहते हैं बेटा? उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं इसको। बोलो क्लियर है, समझ में आया होगा आप लोगों को? अच्छा, अब ये जो उत्तर पूर्वी मानसून है मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे बेटा, ये उत्तर पूर्वी मानसून भारत से प्रारंभ होता है। कैसे प्रारंभ होता है? भारत से प्रारंभ होता है, स्थल खंड से प्रारंभ होता है। यानी कि इनके पास आर्द्रता की कमी होती है, नमी की कमी होती है, और जब आर्द्रता की कमी होगी, नमी की कमी होगी, तो ये बारिश कराने में सक्षम नहीं रहेंगी। ये पवनें वर्षा नहीं करा पाएंगी। क्या ये पवनें क्या नहीं करा पाएंगी? वर्षा नहीं करा पाएंगी मेरे प्यारे बच्चे। क्लियर है? ये वर्षा नहीं करा पाएंगी। भाई वाह, अरे तुम्हें दिशा को कंफ्यूजन हो रही है? अच्छा ये बात है, सुनो देखो, ऐसे वो मेरे गलती से बन गया था, वो मैंने गलती से ऐसे बना दिया ना, ये ऐसे करके ऐसे गलती से बना दिया ये और इसको क्लियर कर लो, इस पे कंफ्यूजन हो रही है तुम्हें। ऐसा है कि 0 डिग्री है, ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। हाँ मुझसे ही गलती हुई है, वहां
उत्तरी गोलार्ध में पवनों को दाहिनी ओर मोड़ा जाता है और दक्षिणी गोलार्ध में पवनों को बाईं ओर मोड़ा जाता है। लेकिन भारत में जब हवाएं ऐसे चल रही थी तो ऐसे ही मोड़ा था ना, लेकिन भारत अभी भी उत्तरी गोलार्ध में, और उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अगर ऐसे चलेंगी तो दाहिना हाथ किधर होगा? इधर होगा। चूंकि भारत की स्थिति है तो बाएं नहीं मुड़ेंगी, दाहिनी ओर मुड़ेंगी, और दाहिना हाथ इस स्थिति में किधर होगा? इधर होगा, इसलिए मुड़ रही है ये थोड़ा सा यहां पर इसको काट लो। अब तुम्हें सही ढंग से समझ में आ गया होगा। बोलो, अब कोई कंफ्यूजन है तुम्हें? अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? ये थोड़ी सी वहां पर मिस्टेक मुझसे ही हो गई थी, वो मैंने जो है दिशा थोड़ी सी गलत बना दी थी। भारत उत्तरी गोलार्ध में ही है, और उत्तरी गोलार्ध में अगर हवा ऐसे चल रही है तो दाहिना हाथ इधर है, और जब हवा ने अपनी दिशा ही बदल ली तो दाहिना हाथ भी चेंज हो जाएगा ना। इस समय मेरा हाथ दाहिना हाथ किधर है? ऐसे है, और अगर मैं मुड़ जाऊंगा तो दाहिना हाथ किधर होगा? ऐसे इधर होगा। तो हवाओं ने अपनी दिशा बदल ली है, ठीक है जी। इसलिए उत्तर पूर्वी मानसून की उत्पत्ति हो गई है। अभी भी तुम्हें समझ में नहीं आया? अब तुम कहो कि तेज पढ़ा रहे हो गुरुजी, तेज पढ़ा रहे हो। नहीं पढ़ा रहा बेटा, तेज नहीं पढ़ा रहा, बड़े आराम आराम से पढ़ा रहा हूं मैं। अभी भी समझ में नहीं आया? तब भी मौका है, मेरी क्लास में हर चीज 2 बार होती है, तब भी मौका है। बड़े आराम आराम से पढ़ लो, तुम टेंशन मत लो, कतई टेंशन मत लो बिल्कुल भी, ठीक है। उत्तर पूर्वी मानसून की ओर हम लोग चलते हैं, शीतकालीन मानसून की ओर चलते हैं। देखो, शीतकाल में 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर, मकर रेखा किसे कहते हैं? 23.5 डिग्री साउथ की रेखा पर लंबवत चमकता है, जिस कारण उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल होता है। भारत जहां है उत्तरी गोलार्ध में, वहां सर्दी का मौसम, और जहां दक्षिणी गोलार्ध 0 डिग्री से नीचे वाला क्षेत्र, वहां गर्मी का मौसम होता है, ग्रीष्मकाल यानी गर्मी। उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल के कारण उच्च दाब स्थापित हो जाता है, यानी कि उच्च वायु दाब क्षेत्र बन जाता है, और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल के कारण ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में निम्न वायु दाब बन जाता है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में क्या होता है? लो एयर प्रेशर। ऊपर क्या होगा? भारत में हाई प्रेशर, और 0 डिग्री से नीचे क्या होगा? लो प्रेशर। हवाएं कैसे चलती हैं? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, और कोरियोलिस बल उनको कैसे मोड़ देगा? दाहिनी ओर, ऐसे करके दाहिनी ओर मोड़ेगा, और हवाओं की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण, बोलो, पश्चिम की ओर हो जाएगी। चूंकि हवाएं उत्तर पूर्व से चल रही हैं, इसलिए इनको उत्तर पूर्वी मानसून कहेंगे। जिस कारण स्थलीय भाग से सागरों की ओर हवाएं चलने लगेंगी, इसे उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। स्थल की ओर से आने के कारण ये हवाएं शुष्क होती हैं और वर्षा कराने में असमर्थ होती हैं। इनके पास आर्द्रता नहीं होती प्यारे बेटा, इनके पास नमी नहीं होती, और चूंकि इनके पास आर्द्रता नहीं होती, चूंकि इनके पास नमी नहीं होती, इसीलिए मेरे प्यारे बच्चे, ये हवाएं क्या होती है? वर्षा कराने में सक्षम नहीं होती है। ये आपका हो गया उत्तर पूर्वी मानसून। अब आप कहोगे कि गुरुजी, सर्दी के मौसम में भारत के उत्तर पश्चिम में तो वर्षा होती है, यानी कि सर्दी के मौसम में कभी कभी तो वर्षा होती है। आप कह रहे हो कि मानसून वर्षा नहीं कराता, तो वो वर्षा क्यों होती है फिर? क्या उसका कोई कारण है? उसका भी कारण मैं बताऊंगा बच्चे, परेशान मत हो, उसका भी कारण बताऊंगा आपको। तो मेरे बेटा, उसका कारण क्या है जरा देखो। देखो, ये आपका भारत है, ये आपका भारत है, ये आपका भारत है, ये देख लो आप आराम से। और भारत की अगर हम बात करें तो भारत के इस उत्तर पश्चिमी भाग में सर्दी के मौसम में वर्षा होती है। क्यों होती है भैया? क्योंकि भूमध्य सागर से, कहां से? भूमध्य सागर से
भूमध्य सागर से यहां क्या चलता है, एक हल्का सा चक्रवात चलता है, और इस हल्का चक्रवात जो है इसको हम कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं इसको, वेस्टर्न डिस्टरबेंस कहते हैं इसको, वेस्टर्न डिस्टरबेंस के नाम से हम लोग इसको पुकारते हैं। पश्चिमी विक्षोभ इसको कहते हैं, वेस्टर्न डिस्टरबेंस कहते हैं। और यहां पर मेरे प्यारे बच्चे इस हल्के चक्रवात के कारण हल्की फुल्की जो है वो क्या कराई जाती है, वर्षा कराई जाती है। हल्की फुल्की क्या कराई जाती है, वर्षा कराई जाती है। इस हल्के चक्रवात के कारण हल्की फुल्की वर्षा कराई जाती है, और भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा हो जाती है। किसके कारण, हल्के चक्रवात के कारण, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। अंग्रेजी में इस पश्चिमी विक्षोभ को क्या कहते हैं, वेस्टर्न डिस्टरबेंस कहते हैं। इसके कारण हल्की फुल्की वर्षा होती है। बोलो क्लियर है कि नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया? तो क्लियर हो गया भाई। मानसून वर्षा नहीं करा रहा, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ जो हल्का चक्रवात है जो भूमध्य सागर से पैदा हो रहा है वो जरूर वर्षा करा रहा है। यहां क्लियर हो रहा है, समझ में आ गया? चलिए भाई। अच्छा, एक क्षेत्र ऐसा है मेरे बेटा तमिलनाडु। ये क्षेत्र तमिलनाडु को देखोगे, ये रहा तमिलनाडु। ये तमिलनाडु एक ऐसा क्षेत्र है मेरे प्यारे बेटा जहां पर दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा नहीं करा पाता। ग्रीष्मकालीन गर्मी की ऋतु वाला मानसून वर्षा नहीं करा पाता। आप कहोगे ऐसा क्यों? क्योंकि देखो ये पश्चिमी घाट है, अरब सागर वाली शाखा जब चलती है तो पश्चिमी घाट रोक लेता है और इधर वृष्टि छाया क्षेत्र में आ रहा है। और बंगाल की खाड़ी की शाखा चलती है तो उसके समानांतर है, यानी कि बंगाल की खाड़ी की शाखा भी वर्षा नहीं करा पाती और अरब सागर वाली शाखा भी यहां पर वर्षा नहीं करा पाती। तो फिर मेरे बेटा वर्षा कौन कराता है? प्यारे बच्चे, वर्षा कौन कराता है? फिर वर्षा मेरे प्यारे बच्चे इस तमिलनाडु राज्य में उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा होती है। कहीं भी वर्षा नहीं होती, उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा। उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा तमिलनाडु में ही वर्षा होती है। जिसका कोई नहीं है उसका खुदा है यारो। उत्तर पूर्वी मानसून कैसे चलता है? ऐसे चलता है। लेकिन उत्तर पूर्वी मानसून की कुछ पवनें बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता लेकर तमिलनाडु में प्रवेश करती हैं, और इस बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता लेकर ये तमिलनाडु में प्रवेश करती हैं और तमिलनाडु में हल्की फुल्की वर्षा करा देती हैं। और तमिलनाडु में इस वर्षा के महीने कौन से हैं? अक्टूबर से दिसंबर के बीच। अक्टूबर से दिसंबर के बीच इसमें वर्षा प्राप्त होती है बच्चों। किन किन से? अक्टूबर से दिसंबर के बीच यहां पर क्या प्राप्त होती है? वर्षा प्राप्त होती है मेरे प्यारे बेटा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है कि नहीं है? अक्टूबर से दिसंबर के बीच यहां पर क्या होती है? वर्षा होती है। क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आप ये भी ध्यान रखना कि तमिलनाडु वर्षा कौन कराता है? लौटता हुआ मानसून, निवर्तित मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून। इस मानसून को 3 नाम दिए गए हैं। एक, इस मानसून को क्या कहते हैं? उत्तर पूर्वी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून। दूसरा क्या कहते हैं? लौटता हुआ मानसून, लौटता हुआ मानसून। और एक इस मानसून को क्या कहते हैं? एक इस मानसून को कहते हैं उत्तर पूर्वी मानसून, लौटता हुआ मानसून, और तीसरा कहते हैं निवर्तित मानसून, निवर्तित मानसून। ठीक है बच्चे, निवर्तित मानसून भी हम लोग इसको कहते हैं। क्लियर है? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है जी बच्चे, चलिए। निवर्तित मानसून भी हम उसको कहेंगे। इसके द्वारा वर्षा होती है यहां। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इन चीजों को और भी अच्छे से क्लियर करने का प्रयत्न करते हैं।
देखो ये चीज मैंने आपको बताई है। इस मानसून की कुछ पवनें बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता को लेते हुए तमिलनाडु में प्रवेश करती हैं और अक्टूबर से दिसंबर के बीच तमिलनाडु में वर्षा कराती हैं। तमिलनाडु तट पर वर्षा कराती हैं। तमिलनाडु तट पर, तमिलनाडु तट पर वर्षा कराती हैं बच्चों। बोलो क्लियर है? तेज तो नहीं पढ़ा रहा, आराम आराम से पढ़ा रहा हूं बच्चों। अब कुलदीप कुमार जी कहीं भी पढ़ा रहा सही, पर तुम्हें अच्छे से तो पढ़ा रहा हूं, तुम अच्छे से पढ़ो, ठीक है जी। अच्छा, शीतकाल में भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा का मुख्य कारण भूमध्य सागर से उत्पन्न होने वाला हल्का चक्रवात पश्चिमी विक्षोभ है। पश्चिमी विक्षोभ कहेंगे इसे, वेस्टर्न डिस्टरबेंस कहेंगे इसे। शीतकाल में भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा का मुख्य कारण भूमध्य सागर से उत्पन्न होने वाला चक्रवात पश्चिमी विक्षोभ है। पश्चिमी विक्षोभ है। बोलो क्लियर है? ठीक है जी, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा, तुम्हें लिख भी लिया होगा तुमने, बड़े आराम आराम से लेकर चल रहा हूं भाई, ठीक है। आओ आगे बढ़े। अच्छा, एक पॉइंट अभी अभी मैंने समझाया था इससे पहले कि अरावली पर्वत दक्षिण पश्चिम मानसून की नम हवाओं को अपने पश्चिम में जाने से रोकता है। यही कारण है कि अरावली के पश्चिम में थार मरुस्थल की उत्पत्ति हुई है। थार मरुस्थल, थार डेजर्ट की उत्पत्ति हुई है। अरावली अपने पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम मानसून, गर्मी वाला मानसून, उसकी नम हवाओं को नहीं जाने देता, इसलिए वहां थार मरुस्थल बना है। प्यारे बच्चे, खासी पहाड़ी के कीपाकार आकृति में होने के कारण दक्षिण पश्चिम मानसून की नम हवाएं अपनी नमी को मासिनराम में गिरा देती हैं। यही कारण है कि मासिनराम भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। अपनी नमी को कहां गिरा देती हैं बच्चे? अपनी नमी को गिरा देती हैं मेरे प्यारे बेटा, कहां? मासिनराम में। और यही कारण है कि मासिनराम भारत में सबसे ज्यादा वर्षा का स्थान है। बोलो क्लियर है? समझ में आया? अच्छा, इसके बाद सुनो, भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 112 से 125 सेंटीमीटर के बीच, लगभग में, लगभग में इतनी भारत में वर्षा होती है, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है जी। और सुनो, भारत में सबसे कम वर्षा कहां है? लेह लद्दाख में होती है। भारत में सबसे कम वर्षा कहां होती है? लेह लद्दाख में। सबसे कम वर्षा, लोएस्ट रेनफॉल लेह लद्दाख में होती है, ठीक है जी बच्चे। सबसे ज्यादा वर्षा मासिनराम में, सबसे कम वर्षा लेह लद्दाख में। ये पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को आपने समझ लिया। ये मानसून नामक टॉपिक आपका फिनिश हो चुका है, ठीक है। मानसून नामक टॉपिक फिनिश हो चुका है। कल एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। प्यारे बच्चे, मैंने अपनी जान लगा दी है समझाने में, फिर भी तुम्हें आज पढ़ के देखना। बोर्ड पीडीएफ से पढ़ना, बोर्ड पीडीएफ। रिटन पीडीएफ में कोई कमी हो तो बता देना, एक बार मिलान जरूर कर लेना। अगर कोई भी संदेह आपको रहे, कोई चीज समझ में नहीं आए, कल की क्लास में फिर पूछ लेना, ठीक है। सबसे पहले का बेटा अंदाजा है, बाद बाकी तो फिर पूरे भारत में सोसा विपुल जी फैल जाता है मानसून। अब सबसे अंत के तो क्या कह सकते हैं, पूरे भारत में ही वर्षा कराता है फिर तो मिलजुल के। ऐसा नहीं है कि किसी लास्ट में बता दे कि हाँ भाई अब मैं जा रहा हूं सितंबर में, देख यहां पे वर्षा करा के जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। चलो, लेह बेटा डेजर्ट ही है नितिन लखनलाल जी, डेजर्ट है लेह, शीतकालीन मरुस्थल है। सबसे कम वर्षा वहां होती है, शीतकालीन मरुस्थल कहते हैं। कल मिलेंगे बेटा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।